Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, Shashank Pathak, faculty of history. फरीद खां, जो कि शेर शाह के बचपन का नाम था। फरीद खां बिहार में शाहशाराम और खवासपुर टांडा के अफगान जमींदार और जागीरदार हसन खां का ज्येष्ठतम पुत्र था। जौनपुर में उच्च शिक्षा प्राप्त कर फरीद खां ने लगभग 20 वर्षों तक अपने पिता की जागीर का कुशल प्रबंधन किया। पारिवारिक विवाद के कारण फरीद खां आगरा चला गया। बाद में उसने बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी तदंतर सुल्तान मोहम्मद के यहां नौकरी कर ली। सुल्तान मोहम्मद ने फरीद द्वारा तलवार के एक बार से शेर मारने पर उसे शेर खां की उपाधि दी और साथ ही उसे अपने अल्पवयस्क पुत्र का शिक्षक भी नियुक्त किया। लोहानी कबीलों के अमीरों के विरोध के कारण शेर खां बाबर की सेना में एक पद पर नियुक्त हुआ। अपनी 15 महीने की मुगल सेना में सेवा देते हुए उसने मुगल सैन्य प्रणाली का अवलोकन भी किया। मुगलों की सेवा छोड़कर शेर खां एक बार फिर बिहार के शासक सुल्तान मोहम्मद की सेवा में आ गया और उसके पुत्र जलाल खां का फिर से शिक्षक बन गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद जलाल खां बिहार का शासक बना, किंतु वास्तविक सत्ता उसके संरक्षक शेर खां के पास रही। बाद में जलाल खां तथा अपने विरोधी अफगान अमीरों को पराजित कर शेर खां स्वयं बिहार का शासक बन बैठा। शेर खां ने किस प्रकार बंगाल के शासक और हुमायूं पर विजय प्राप्त की और आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर तथा मुगलों को हिंदुस्तान से निष्कासित कर किस प्रकार वह शेर खां से शेर शाह के रूप में हिंदुस्तान का बादशाह बना, इस पर आइए हम लोग विस्तार से परिचर्चा करते हैं। शेर शाह की साम्राज्य विस्तार की नीति। शेर शाह अपनी उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा कर वहां से मुगलों के आक्रमणकारी संभावनाओं को समाप्त करना चाहता था। इसके लिए मुगलों के मित्र गख्खरों और बलूचों को नियंत्रित करने के लिए उसने झेलम नगर के निकट रोहतासगढ़ का निर्माण कराया। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था और कहां पर। तो झेलम नगर के निकट रोहतासगढ़ किले का निर्माण शेर शाह द्वारा, और वहां एक विशाल अफगान सेना तैनात की। शेर शाह की ओर से हैबत खां ने बलूचियों का दमन भी किया। बंगाल के सूबेदार खिज्र खां के विद्रोह को शेर शाह ने स्वयं अभियान कर कुचला था। सन 1542 ईस्वी। सन 1542 में ग्वालियर और मालवा पर अधिकार करने के लिए शेर शाह ने सफल अभियान किया और फिर उसके रायसीन व चंदेरी के शासक पूरनमल पर आक्रमण कर उसे पराजित भी किया। शेर शाह के आदेश पर हैबत खां ने फतेह खां जाट को पराजित किया और फिर उसने मुल्तान में स्वतंत्र शासक बन बैठे बख्शू लंगाह को पराजित किया। सिंध के शासक ने भी शेर शाह की अधीनता स्वीकार कर ली। शेर शाह ने राजपूतों के सबसे शक्तिशाली मारवाड़ के मालदेव के दमन हेतु अभियान किया। मार्च 1544 में उसने मारवाड़ के विरुद्ध सफलता भी प्राप्त की। इसके अलावा मेवाड़ के विरुद्ध अभियान कर शेर शाह ने बिना युद्ध किए ही वहां के अल्पवयस्क शासक राणा उदय सिंह को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया और चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर वहां अपने अधिकारी नियुक्त किए। राजपूताने की विजय के बाद बुंदेलखंड पर अधिकार करने के लिए शेर शाह ने कालिंजर के किले का घेरा डाला। 1 वर्ष तक घेरा डालने के बाद बारूदों से किले की दीवारों को ध्वस्त कराते समय वह विस्फोट से घायल हो गया, किंतु अपनी मृत्यु से पूर्व कालिंजर का किला जीतने में सफल रहा। अपनी मृत्यु से पूर्व शेर शाह ने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक और पश्चिम में गख्खर से लेकर पूर्व में सोनार गांव तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। आइए शेर शाह के प्रशासन पर बात करते हैं। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन। शेर शाह ने अफगान राजत्व के सिद्धांत का तिरस्कार करते हुए तुर्कों की शासक की निरंकुशता के सिद्धांत को अपनाया। अपने अधीनस्थों की महत्वाकांक्षाओं और उनके संसाधनों पर अंकुश लगाने के लिए शासन की समस्त शक्तियां अपने हाथ में रखी और अपने किसी भी अधिकारी को उसने स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया। साथ ही साथ उसने अपने किसी भी उच्च अधिकारी को एक ही स्थान पर टिककर अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका न देने के लिए अधिकारियों को नियमित स्थानांतरण की व्यवस्था की। शेर शाह के केंद्रीय प्रशासन में 4 विभाग मुख्य थे। दीवाने विजारत। दीवाने विजारत का प्रमुख वजीर था। उसका दायित्व वित्तीय प्रशासन और उसे प्रांतीय वित्त प्रशासन पर भी नजर रखना था। दीवाने अर्ज का प्रमुख आरिस ए मुमालिक होता था,
जो कि सैन्य प्रशासन संभालता था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि दीवाने अर्ज का प्रमुख कौन होता था, तो आरिज़ मुमालिक जो कि सैन्य प्रशासन संभालता था। वहीं पर दीवाने रसालत की अगर हम बात करें तो दीवाने रसालत के प्रमुख को विदेश विभाग देखना होता था। साथ ही साथ दीवान ए इंसा का प्रमुख दवीर खास था, जो कि केंद्र तथा प्रांतों के मध्य आदेश पर पत्र व्यवहार आदि का काम देखता था। इन 4 विभागों के अतिरिक्त 2 अन्य विभाग भी महत्वपूर्ण थे, जैसे दीवान ए कज़ा। दीवान ए कज़ा का प्रमुख मुख्य काजी उल काजात होता था। इसका दायित्व न्याय प्रशासन का था। दूसरा, बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। प्रांतीय गुप्तचरों की रिपोर्ट पर कार्यवाही करना भी उसका दायित्व था। आइए शेर शाह सूरी के समय प्रांतीय तथा सरकार प्रशासन की बात करते हैं। प्रांतों में मुख्य सैनिक एवं प्रशासनिक अधिकारी शिकदार होता था तथा उसके ऊपर नजर रखने के लिए एक नागरिक अधिकारी काजी फजीलत होता था। शेर शाह ने बंगाल में भविष्य में महत्वाकांक्षी सूबेदारों द्वारा विद्रोहों की संभावना समाप्त करने के उद्देश्य से सूबेदारी की संस्था को समाप्त कर प्रांतों को सरकारों में विभाजित कर दिया था। प्रोफेसर KR कानूनगो के अनुसार शेर शाह ने अपने साम्राज्य में प्रांतीय इकाइयों को भंग कर सबसे बड़ी इकाई सरकार को बना दिया था। सरकार में मुख्य सैनिक एवं प्रशासनिक अधिकारी शिकदार ए शिकदारान होता था। कई बार यह प्रश्न आया हुआ है। शिकदार ए शिकदारान तथा न्यायाधिकारी के रूप में मुंसिफ ए मुंसिफान को नियुक्त करता था। परगना तथा ग्राम प्रशासन की अगर हम बात करें तो शेर शाह ने परगनों में सरकारों की भांति एक दूसरे से स्वतंत्र 2 मुख्य अधिकारी शिकदार तथा मुंसिफ नियुक्त किए। इनके अतिरिक्त पोद्दार यानी कि खजांची तथा हिंदी और फारसी भाषा के 2 कारकुन यानी कि लेखक होते थे। शेर शाह ने ग्राम प्रशासन लगभग स्थानीय निवासियों के ऊपर ही छोड़ दिया। ग्राम का एक मुखिया होता था तथा लेखा जोखा रखने का दायित्व सरकार द्वारा नियुक्त पटवारी का होता था।